हेलो गाइस। वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। और कोड विद शेरी के अंदर आज मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताऊंगा वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं एक वेब डेवलपमेंट का करियर को बिल्ड करने के लिए। जो लोग अभी बिगनर लेवल के ऊपर हैं, मेरा उनको लोगों को यही मशवरा है कि वो एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि उनके रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो क्लियर हो जाएं। वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को डिटेल के अंदर मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊं जिन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि वेब डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करें, उसके अंदर क्या हमारी परेशानी होगी, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस करनी पड़ेंगी, उसका क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, पाकिस्तान में उसका क्या स्कोप है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका क्या स्कोप है, इसके अलावा फ्रीलांसिंग के अंदर उसका क्या स्कोप है। कोशिश करूँगा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के अंदर आप लोगों को बता सकूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है गाइस, तो ध्यान से देखिएगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं जी क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग की। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है और सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। बेसिकली क्लाइंट साइड के ऊपर जो डेटा हमें नज़र आ रहा होता है, जो यूज़र इंटरफेस हमें नज़र आ रहा होता है, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं और उसके ऊपर जो हम रिस्पॉन्स भेजते हैं अपने सर्वर्स की तरफ, सर्वर उसको रिस्पॉन्स को रीड करता है और उससे रिलेटेड जवाब हमें वापस भेज देता है। क्लाइंट साइड के ऊपर वो डेटा शो हो रहा होता है जो हम जिसके ऊपर प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो हमें नज़र आ रहा होता है। लेकिन सर्वर साइड के ऊपर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। इन्हीं लैंग्वेजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लाइंट साइड को और एक सर्वर साइड को। क्लाइंट साइड को हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट और सर्वर साइड को हम कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड डेवलपर की, तो फ्रंट एंड डेवलपर के ऊपर आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जिसके अंदर सबसे पहले हमारी आती है HTML। HTML हमारी होती है स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जितना भी कंटेंट हमारी लैंग्वेज के अंदर और हमारी वेबसाइट के अंदर होता है वो सारा का सारा HTML की लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। और HTML5 का हमारा लेटेस्ट जो है अपडेट चल रही है, जिसकी वजह से हम इसे HTML5 भी कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम अपना टेक्स्ट, अपना कंटेंट, वेबसाइट के ऊपर जो डेटा हमने पुट करना है, जो हम उसके ऊपर पुट करना चाहते हैं, इमेजेस हो गई, उसके अंदर हमारा हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गई, इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बना रखी है HTML के ऊपर जो दो पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है। आप लोग वो देख सकते हैं और आप लोगों को डिटेल के अंदर उसके अंदर समझ आ जाएगी। इससे आगे चलते हैं CSS की तरफ। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिज़ाइन। वेबसाइट के ऊपर जितना भी डिज़ाइन किया जाता है वो CSS के ऊपर किया जाता है। कहाँ पे पैडिंग यूज़ होगी, कहाँ पे मार्जिन यूज़ होगा, वेबसाइट का कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वेबसाइट वर्क कैसे करेगी, वेबसाइट के ऊपर काम क्या होगा, वेबसाइट चलती कैसे है और वेबसाइट की डिज़ाइन और लेआउट हमें कैसे शो होंगी। ये सारे के सारे काम स्टाइल्स के अंदर होता है। और स्टाइल किसके अंदर होता है? CSS के अंदर। अब आ जाते हैं हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। जावास्क्रिप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड के ऊपर वर्क करती है। HTML हमारी फ्रंट एंड के ऊपर वर्क करती है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो कंटेंट लैंग्वेज है, वो एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। जबकि स्टाइल शीट CSS हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज है, हम उसके अंदर डिज़ाइन देते हैं। लेकिन प्रोग्राम देने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसकी अगर मैं आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल दूं तो आप लोगों को आई थिंक इसकी बेसिक एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से शो करवा सकता हूं। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि HTML हमारा वेबसाइट का स्केलेटन है और CSS हमारा डिज़ाइन है, जिसके ऊपर हमारा उसके अंदर कलर है। जैसे कि यहाँ पर एक मैन दिखाया गया है जिसका एक HTML के अंदर एक स्केलेटन उसने शो करवाया है और CSS के अंदर उसने दिखाया कि उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आइज़ कलर कैसे होंगे, उसने पहना क्या है, उसके शूज़ कलर क्या हैं, उसकी स्किन कलर क्या है, उसके लिप्स कलर क्या है। सेम टू सेम
हमारी वेबसाइट के अंदर भी ऐसे ही वर्क करता है। HTML हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है कि हमने उसके अंदर क्या क्या पुट करना है, और जबकि CSS हमारा उसका डिज़ाइन होता है, उसकी लेआउट होती है कि हमने उसके अंदर क्या कलर देना है, कौन सा कलर कहाँ पे किस जगह के ऊपर वर्क करेगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसके बॉर्डर्स क्या होंगे, उसकी पैडिंग क्या होगी, उसके मार्जिन कितना होगा, ये सब चीज़ें मैं डिटेल में इसके ऊपर CSS के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, और CSS की वीडियो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी जो आप लोगों को डिटेल के अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। हमारी साइट का ब्रेन, हमारी वेबसाइट का ब्रेन वो क्या कहलाता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से चलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट की वजह से हम कोई भी प्रोग्राम उसे देते हैं और अपनी वजह से हम उसे वैल्यू गेट करते हैं। बेसिकली हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं वेबसाइट के ऊपर कि इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पॉपअप होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा सबमिट होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज होगा। ईच एंड एवरीथिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट के अंदर आती है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या करती हैं। अब ये हो गई हमारे पास बेसिक्स। एक टाइम था जब हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके एक अच्छी जॉब मार्केट में गेट कर सकते थे, लेकिन अब सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज है। अब हमारा सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब सिर्फ इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक बेसिक लैंग्वेजेस है। अगर आपने मार्केट के अंदर एक हाई पे जॉब हासिल करनी है तो उसके लिए आपको इसके फ्रेमवर्क्स भी आने चाहिए। फ्रेमवर्क्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ, उससे पहले जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक कोर लैंग्वेज के ऊपर बात कर लेते हैं जो है टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा चेंज क्या है, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट है क्या, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हम इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इसके ऊपर हमने ये काम करवाना है या आप ये प्रोग्राम लिख दो। और जबकि हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट क्या है, वो एक सुपर सेट है किसका, जावास्क्रिप्ट का। इन्हेंस लैंग्वेज है, हमने उसको इन्हेंस कर दिया है। डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर वर्क करती है हमारी जावास्क्रिप्ट, जबकि हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट है वो एक कंपाइलिंग लैंग्वेज है। उसके अंदर हम कोड लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और वो उसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज उसको कंपाइल या कन्वर्ट नहीं करती, उसी में वर्क करती है। जबकि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो उसको कंपाइल करती है, शेप देती है जावास्क्रिप्ट के अंदर और फिर उसको रन करती है। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। एक दफ़ा जावास्क्रिप्ट की वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम टाइपस्क्रिप्ट की वीडियो के ऊपर भी मूव करें। मैं जो जो आप लोगों की लैंग्वेज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं उसके ऊपर अपने चैनल के ऊपर डिटेल में वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा कि कौन सी लैंग्वेज किस तरह वर्क करती है और उसके ऊपर उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं, उस कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अभी ये सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो है आप लोगों को लैंग्वेजेस के बारे में रिलेटेड बताने के लिए कि आप लोग इससे रिलेटेड इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट हमारी डायरेक्टली ब्राउज़र पे चलती है, जबकि हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट है वो डायरेक्टली ब्राउज़र पे नहीं चलती। वो कंपाइल करके उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज करती है और उसके बाद वो उसके ब्राउज़र के ऊपर रन करती है। बेसिकली हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो छोटे और सिंपल प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, डीपली उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज इसके लिए यूज़ हो सकती है। दोनों का सिंटेक्स भी चेंज है, लेकिन ये सिंटेक्स वगैरह की मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब चलते हैं इससे आगे के कि इसके बाद क्या है। मैंने आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट के बारे में काफ़ी डिटेल बता दी और जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के बारे में उनका डिफरेंस भी बता दिया कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्टली रन करती है, इसको कंपाइल नहीं करना पड़ता, जबकि टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट हमारी एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि टाइपस्क्रिप्ट एक सुपर सेट है किसका, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट की एक इन्हेंस लैंग्वेज है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं। फ्रेमवर्क से ऊपर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस का मतलब है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का इन्हेंस फ्रेमवर्क है और ये एक बहुत ही इन्हेंस प्रोग्राम है, एक बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है और मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काउंट होता है। बेसिकली ये वर्क करता है वर्चुअल डोम के ऊपर। वर्चुअल डोम क्या करती है, एक जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को
वर्क करवाती है सिंपली वर्चुअल डोम के ऊपर, रियल डोम से ऊपर। रियल डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इसके बारे में जब मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा अगर डोम क्या होता है, डोम मैनिपुलेशन क्या होती है, हम कैसे डोम को चेंज कर सकते हैं। और जब मैं रिएक्ट को कवर करूंगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि रिएक्ट के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं और रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स के ऊपर किस तरह काम होता है, इसके फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। बेसिकली रिएक्ट होता क्या है? HTML और जेसन के एक मिक्सचर को हम वर्क करते हैं। अगर आपको HTML आती है और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप एक बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रिएक्ट JS के बाद एंगुलर की। बेसिकली अगर मैं बात करूं एंगुलर की तो एंगुलर और रिएक्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए एंगुलर की तो एंगुलर वर्क करता है टाइप स्क्रिप्ट की लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपको एंगुलर के ऊपर काम करना है तो आपको टाइप स्क्रिप्ट आनी चाहिए, आपको सुपर सेट आना चाहिए जावास्क्रिप्ट का, आपको टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक्स आने चाहिए, फिर आप एंगुलर के ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको एंगुलर पे वर्क करते हुए बहुत परेशानी फेस करनी पड़ेगी। जबकि रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट के अंदर अगर आप लोगों को बेसिक रिएक्ट जावास्क्रिप्ट आती है तो आप एक अच्छी रिएक्ट की लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, JSX के ऊपर वर्क कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर के ऊपर आपको टाइप स्क्रिप्ट का आना कंपलसरी है गाइस। अगर आपको एंगुलर के ऊपर टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती तो आप इसके ऊपर वर्क करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं एंगुलर के ऊपर और रिएक्ट के ऊपर कि एंगुलर और रिएक्ट में चेंज क्या है, एंगुलर के ऊपर वेबसाइट्स कौन सी बनी हुई हैं और रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट्स कौन सी बनी हुई हैं। अगर बात करें हम एंगुलर के ऊपर बनी हुई वेबसाइट्स की तो एंगुलर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसके अंदर हमारी फेमस वेबसाइट्स आती हैं। उसके अंदर अगर मैं आप लोगों को कुछ फेमस वेबसाइट्स का नाम लूँ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इसके ऊपर वर्क करती हैं। जैसे कि अपवर्क हो गया, क्रिकबज़ हो गया, उसके अलावा हमारे पास अपवर्क की जो वेबसाइट है बेसिकली ये हमारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है और हम इसके ऊपर बहुत सारा फ्रीलांसिंग करते हैं और ये वेबसाइट हमारी एंगुलर के ऊपर बनी हुई है। जबकि क्रिकबज़ हमारी एक क्रिकेट रिलेटेड वेबसाइट है और उसके ऊपर हम क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स लेते हैं। इसी के बरक्स अगर मैं बात करूं आप लोगों की रिएक्ट की तो रिएक्ट की लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। और अगर मैं बात करूं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं तो उसके ऊपर भी बड़े बड़े नाम आते हैं। बेसिकली रिएक्ट जो हमारी वेबसाइट है वो हमारी वेबसाइट बनती है वर्चुअल डोम के ऊपर। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रिएक्ट की वेबसाइट जो है वो वर्चुअल डोम पे वर्क करती है। और अगर मैं बात करूँ कि उसके ऊपर बनी वेबसाइट की तो बेसिकली हमारे पास ये फेसबुक सबसे पहले एग्जांपल है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, उसके अलावा ड्रॉप बॉक्स, सेल्स फोर्स, खानकैट, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिस्कॉर्ड हो गई। ये हमारे पास वो वेबसाइट्स हैं जो रिएक्ट के ऊपर वर्क करती हैं, रिएक्ट के फ्रेमवर्क पे वर्क करती हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई होती हैं। दोनों ही हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही फ्रेमवर्क्स जो हैं वो कंपोनेंट्स बेस होते हैं। बेसिकली हम इसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं और कंपोनेंट्स को अपनी मर्ज़ी से जहाँ दिल करता है वहाँ उठा के लगा देते हैं। लेकिन अगर बात करें एंगुलर की तो एंगुलर एक बहुत भारी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर अच्छा वर्क करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको मैं सजेस्ट करूँगा एंगुलर। तो फिर आपको एंगुलर के ऊपर मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं सिंपल वेबसाइट और एक अच्छी कूल वेबसाइट जो इजीली वर्क करे और वन टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम एप्लीकेशन हो, तो आपको आई थिंक रिएक्ट जेएस के ऊपर जाना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, मैं उसके ऊपर एक और डिटेल से वेबसाइट की वीडियो बनाऊंगा कि दोनों फ्रेमवर्क्स के ऊपर बेसिक चेंजेस क्या हैं। फिलहाल हमें और भी लैंग्वेजेस कवर करनी है तो आई थिंक अब इससे आगे चलना चाहिए। रिएक्ट नेटिव, अगर आपको रिएक्ट आता है तो आपको रिएक्ट नेटिव भी आती है। दोनों के सिंटेक्स में नॉर्मल सा चेंज है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। रिएक्ट नेटिव बेसिकली आप लोग अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, iOS एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, मोबाइल्स की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप लोग रिएक्ट नेटिव को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फ्लटर भी यूज़ होता है बट आई थिंक रिएक्ट नेटिव जो है वो आप लोगों को टोटल इन्हेंसमेंट देता है। आप अपनी वेबसाइट को चाहे जैसे भी
यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसके अंदर करना होता है कोड, और कोड आप जैसे मर्जी अपनी लैंग्वेज के अंदर कर सकते हैं, जिस चीज़ को जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। फ्लटर के अंदर हमें सिर्फ कुछ बेसिक कंपोनेंट्स दे दिए जाते हैं और हम उसी को यूज़ करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा आई थिंक बाउंड कर देता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के साथ कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, जबकि रिएक्ट नेटिव के अंदर आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जितना मर्ज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसकी लिमिट कोई नहीं है। अब अगर बात करें तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के अंदर। मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ कि फ्लटर के अंदर आप लोग अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जबकि रिएक्ट नेटिव के अंदर आप अपनी वेबसाइट को चाहे जितना मर्ज़ी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी अपने उसकी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, उसके अपने अंदर जो मर्ज़ी कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी उसके अंदर डिटेल वीडियो बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ तक फ्रंट एंड लैंग्वेज की। फ्रंट एंड लैंग्वेज आई थिंक यहाँ तक फ़िलहाल मैं स्टॉप करता हूँ। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, बट आई थिंक अभी इसके लिए यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं और चलते हैं बैक एंड लैंग्वेजेस की तरफ। आई होप गाइस आपको फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कवर हो गई होंगी कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, उसके अलावा हमारे पास डिज़ाइन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके बारे में हम क्या क्या करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स क्या हैं, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स रिएक्ट के ऊपर किस तरह वर्क करते हैं, एंगुलर पे किस तरह वर्क करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट एंगुलर पे वर्क करती है या जावा रिएक्ट के ऊपर वर्क करती है। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं इसके अंदर। अब चलते हैं बैक एंड लैंग्वेजेस की तरफ। और बैक एंड लैंग्वेजेस की तरफ हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस मैं अभी कवर करूँगा, क्योंकि बैक एंड लैंग्वेजेस को मिला के हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस बनती हैं, लेकिन अगर हम इतनी सारी लैंग्वेजेस को कवर करने बैठेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। तो इतनी लंबी मैं इस वीडियो को करना चाहता नहीं हूँ। तो कोशिश करेंगे कि इसको एक नॉर्मल सी वीडियो बनाए, उसको वाइंड अप करें। अब बात करते हैं बैक एंड लैंग्वेज। सबसे पहले आ जाते हैं नोड जेएस की तरफ। नोड जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लैंग्वेज है और जिसको हम बैक एंड के ऊपर यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, उसके फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं रिएक्ट और एंगुलर, लेकिन बैक एंड के ऊपर हम नोड जेएस को यूज़ करते हैं। नोड जेएस भी उसी तरह वर्क करती है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बैक एंड लैंग्वेजेस लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसके सर्वर्स की, तो सर्वर्स के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस जेएस को। एक्सप्रेस जेएस बेसिकली हमारी सर्वर्स बनाने के लिए यूज़ होती है। हम इसके ऊपर सर्वर्स बना सकते हैं, हम इसके ऊपर एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं और एपीआईज को वर्क करवा सकते हैं। एपीआईज बेसिकली क्या होती हैं? एपीआईज हमारी वर्क करती हैं कि जो डेटा हम फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ लेके जाते हैं वो एपीआईज के थ्रू जाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारी लैंग्वेजेस को, हमारे डेटा को उठा के बैक एंड के ऊपर लेके जाती है क्लाइंट साइड से, और सर्वर साइड से ऊपर बैक एंड के ऊपर, और वहाँ पे प्रोवाइड करती है और कहती है कि ये डिटेल इस बंदे ने हमारे से मांगी है, आप इसके रिलेटेड मुझे रिस्पॉन्स दे दें। और बैक एंड लैंग्वेजेस और सर्वर्स क्या करते हैं, वो उसके रिलेटेड एक जवाब गैदर करते हैं और उस जवाब को दोबारा से एक बार फिर से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को पकड़ाते हैं और उसको कहते हैं कि ये जाके क्लाइंट साइड के ऊपर आप प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर आप इसको प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इनके बेसिस की। तो अगर मैं बात करूं, हम बात करें अगर बात, तो मोंगो डीबी के साथ रिलेटेड करते हैं। मर्न क्या होता है? बेसिकली मर्न एक बहुत फेमस टेक्नोलॉजी है। अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो मोंगो डीबी से बात स्टार्ट होगी। मोंगो डीबी क्या है? हमारा डेटाबेस है, क्लाउड बेस्ड डेटाबेस होता है ये, और हम इसके ऊपर क्लाउड के ऊपर अपना सारा डेटा सेव करते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत से, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी, एक्सप्रेस के बारे में और रिएक्ट के बारे में और नोड जेएस। ये चार चीज़ें मिलके हमारी एक लैंग्वेज कंप्लीट करते हैं जिसे हम कहते हैं मर्न। बेसिकली मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस, ये चार चीज़ें मिलकर हमारे पास बनाती हैं मर्न। इन चारों की मदद से हम फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट, बैक एंड के ऊपर नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी, हमारा डेटाबेस, बैक एंड लैंग्वेजेस और उसके अलावा सर्वर लैंग्वेजेस, सर्वर साइड, ये सारी मिलकर बनाती है हमारे पास मर्न। और इसी की अगर मैं बात करूँ तो मर्न के अलावा हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं मीन। सेम टू सेम सारी चीज़ें यूज़ होंगी, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, लेकिन रिएक्ट की जगह पे यहाँ पे यूज़ होगा एंगुलर डॉट जेएस। अगर आपको एंगुलर डॉट जेएस, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप मेन स्टैक डेवलपर भी कहलाते हैं।
अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं रिएक्ट की, एक्सप्रेस जी या नोड जेएस और मोंगोडीबी, तो आप एक मन स्टैक के डेवलपर कहलाते हैं। यहाँ तक तो हो गया बैक एंड लैंग्वेजेस और बैक एंड लैंग्वेज रिलेटेड फ्रंट एंड लैंग्वेजेस का सफ़र। अब बात करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस की तरफ, और हमारे पास मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस है पाइथन। ओ, ये वाला पाइथन नहीं गाइस, ये वाला पाइथन। पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत फेमस लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत इजी लैंग्वेज है, उसके अंदर बहुत इजी सिंटेक्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग इंग्लिश के अंदर अपना कोड लिख रहे हैं, और बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप एक बहुत अच्छा कोड लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर कोड लिखने का आप लोगों को एक तो बेनिफिट ये है कि पाइथन का कोड बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ आपको दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर 10 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा, तो वहाँ आपको पाइथन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 लाइन्स का कोड लिखना पड़ता है। बिल्कुल गाइस, 6 लाइन्स के अंदर आपको वो कोड कवर अप कर देता है, और वर्क आप लोगों की दूसरी लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है वेबसाइट। इसीलिए पाइथन को यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा पाइथन के फ्रेमवर्क्स भी यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिसके अंदर आ जाती हैं फ्लास्क। फ्लास्क की लाइब्रेरी हमारे पास यूज़ होती है, इसको हम फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं पाइथन का। पाइथन के अंदर फ्लास्क की लाइब्रेरी यूज़ होती है हमारे पास सिंपल वेबसाइट्स को बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं तो सिंपल वेबसाइट हम फ्लास्क के अंदर बना सकते हैं, बैक एंड के ऊपर हम इसकी एपीआईज लिख सकते हैं फ्लास्क के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और चीज़ होती है जो पाइथन और जेंगो के नाम से फेमस है। जी हाँ गाइस, पाइथन और जेंगो। पाइथन के अंदर हम अपनी कोड लिखते हैं, और जेंगो के साथ हम उसे रेंडर करके क्या करते हैं, एपीआईज लिखते हैं। अगर मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूं कि पाइथन और जेंगो के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आई थिंक पाइथन और जेंगो के अंदर भी आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। मैं पाइथन और जेंगो के अंदर अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताना चाहूँ, तो बात करते हैं पाइथन के अंदर फ्लास्क और जेंगो की, कि जेंगो और फ्लास्क क्या करते हैं। अब बात करते हैं जी इनके डिफरेंस की। थोड़ा सा डिफरेंस का चेंज है, ये दोनों ही वेब के फ्रेमवर्क हैं, और दोनों ही फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्लास्क का जो फ्रेमवर्क है ना, वो थोड़ा सा लाइट वेट फ्रेमवर्क है। ये थोड़ा सा हमारे पास एक लाइट वेट फ्रेमवर्क यूज़ होता है। उसके अलावा ये मैन्युअली आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जैसे चाहें इसके अंदर वैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बिगनर लेवल के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, एपीएस बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बनाने हैं बड़े प्रोजेक्ट्स, आप चाहते हैं एक कम्प्लेक्स ऐप, एक कम्प्लेक्स वेबसाइट, तो आपको आई थिंक जेंगो के साथ जाना चाहिए। जेंगो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, सीआरएम वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। लेकिन यकीन मानिए, एक बार अगर आपको जेंगो कंप्लीट हो गई तो आपको जेंगो सीखने में बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ चलते हैं आगे की लैंग्वेज। आई होप गाइस आपको जेंगो और फ्लास्क के अंदर काफ़ी डिटेल में समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पाइथन की लैंग्वेजेस के बारे में। पाइथन इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है गाइस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर पाइथन का एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन की मौजूद हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ पाइथन की मौजूद हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क कर रही हैं। और अगर आप बात करें मशीन लर्निंग की, अपने कोड के ज़रिए एक लैंग्वेज को चलाने की, एक मशीन को चलाने की, तो मशीन लर्निंग के अंदर भी पाइथन की बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं जो ऑलरेडी मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क कर रही हैं। इसलिए पाइथन को आप लोग एक बहुत ही डाइवर्स वेबसाइट कह सकते हैं, डाइवर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। क्योंकि पाइथन के अंदर जो आप लोग कोड करते हैं उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। एआई के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लोग गेम्स बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग एपीआईज बना सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं पाइथन की मदद से। अब अगर बात कर लेते हैं पाइथन के बाद, तो पाइथन के बाद हमारे पास एक मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है पीएचपी। बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है गाइस, बहुत अरसे से चल रही है, एक लॉन्ग टाइम अगो से पीएचपी का कोई मुकाबला नहीं है, और आज भी बहुत सारी वेबसाइट्स पीएचपी के ऊपर ही वर्क कर रही हैं। अगर बात करें पीएचपी की इतनी डिमांड क्यों है इतनी सारी लैंग्वेजेस के आने के बावजूद,
तो आप याद कर सकते हैं वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस के ऊपर मोस्टली जितना भी बैकएंड यूज़ होता है वो पीएचपी का यूज़ होता है। और क्योंकि वर्डप्रेस की साइट्स जो है वो एक सिंपल साइट्स होती हैं और यू नो काफ़ी कह सकते हैं कि लो बजट वेबसाइट्स बनती हैं वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस इसलिए मोस्ट फेमस है। और वर्डप्रेस का जितना भी बैकएंड यूज़ होता है वो पीएचपी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है, इसलिए पीएचपी का आज तक और कोई मुकाबला नहीं है। आज भी पीएचपी की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अब इसके अंदर कुछ और फ्रेमवर्क्स यूज़ हो गए हैं जैसे कि लारावल, जो इसको फ्रंट एंड के ऊपर भी वर्क करवाता है और बैक एंड के ऊपर भी वर्क करवाता है। तो बेसिकली एक हाइब्रिड लैंग्वेज के तौर पे भी अब आप पीएचपी को कह सकते हैं। अगर आप बात करें पीएचपी की, तो पीएचपी के अंदर हम जैम्प की मदद से काम करते हैं। अपाचे सर्वर होता है इसके अलावा इसके अंदर निगिनिक्स और बहुत सारी चीज़ें आपको जैम्प के अंदर मिल जाती हैं। अगर आप अपना स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो माई एसक्यूएल के लिए भी आपको जैम्प ही इंस्टॉल करना पड़ता है। पीएचपी को आप जैम्प के बिना नहीं चला सकते अगर आप उसके अंदर अपना डेटाबेस ऐड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस की। मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस गाइस, अगर आप लोग इंटर कर रहे हैं तो आप लोगों को इस लैंग्वेज का बहुत डिटेल में पता होगा, बहुत डिटेल के अंदर वर्क किया होगा। एक कॉम्प्लेक्स से हमारे पास एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसे हम सी प्लस प्लस कहते हैं, जिसके अंदर ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है क्योंकि इसके अंदर इसके बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसको कई पोर्शन में डिवाइड किया गया जैसे कि सी हैश के अंदर, सी प्लस प्लस, उसके अलावा डॉट नेट के फ्रेमवर्क भी इसी की मदद से बनते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें इसकी यूज़ होती हैं। अगर आप लोग बात करें अपनी लैंग्वेजेस के बारे में, इंटर से लेके BScs तक या BSIT तक या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक, सी प्लस प्लस आप लोगों की ज़िंदगी नहीं छोड़ने वाली। सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर वर्क करते हैं तो एक अच्छी खासी हाई पे जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग वर्क करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर तो गाइस मैं आप लोगों को कंसिडर करूँगा, मेरा पर्सनली ओपिनियन है ये, बाकियों के मैं नहीं कह सकता, कि आप लोगों को सी प्लस प्लस के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए अगर आप लोग वर्क करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है और आप लोगों को जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। उसके लिए आप लोग 1 2 4 बंदों की कम से कम 8 7 10 बंदों की टीम चाहिए होगी जो आप लोगों के इतने बड़े प्रोजेक्ट को कवर अप करने के अंदर हेल्प करे। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग मर्न की तरफ जाएं, आप लोग मीन की तरफ जाएं, आप लोग रिएक्ट के प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, आप लोग एंगुलर के प्रोजेक्ट पकड़ सकते हैं, आप लोग इन लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग सी प्लस प्लस की लैंग्वेजेस को यूज़ आई थिंक उस टाइम पे कीजिए जब आपके पास एक अच्छी टीम हो या कुछ कपल ऑफ डेवलपर्स आप लोगों के पास मौजूद हों जो आप लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें वेबसाइट से रिलेटेड। अब बात करते हैं जी जावा की। जावा भी हमारे पास एक लैंग्वेज यूज़ होती है और इसका भी कोड स्ट्रक्चर जो है हमारे पास सी प्लस प्लस से रिलेटेड ही यूज़ होता है। सी प्लस प्लस से रिलेटेड हमारे पास इसका भी स्ट्रक्चर यूज़ होगा और ये भी काफ़ी सारी वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होती है बैकएंड के ऊपर। इसके अलावा हम इसके साथ अगर चाहें तो हम इसके ऊपर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और iOS की थोड़ी सी एप्लीकेशन भी इसके ऊपर वर्क करते हैं। बेसिकली हम इसके ऊपर एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं और हम इसके ऊपर वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के अंदर काउंट की जाती है। रूबी ऑन रेल्स एक मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफ़ी टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, कोटलिन हो गई, और इसके अलावा सबको डिटेल के अंदर अगर मैं कवर करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइस। अब चलते हैं इससे आगे और बात करते हैं डेटाबेसिस की, माई एसक्यूएल के डेटाबेस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं माई एसक्यूएल के डेटाबेस की कि माई एसक्यूएल का डेटाबेस क्या होता है, तो बेसिकली हमारे पास माई एसक्यूएल का डेटाबेस होता है जो रेशनल डेटाबेस होता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं टेबल्स की मदद से अपना स्कीमा लिखते हैं, अपना डेटा एंट्री करते हैं कि हमें क्या चाहिए, किस तरह चाहिए। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे एक क्रिकेट टीम बनानी है तो क्रिकेट टीम का नाम क्या होगा, क्रिकेट टीम के प्लेयर्स कितने होंगे, प्लेयर्स के अलावा उसकी ड्रेस क्या होगी, उसका यूनिफॉर्म क्या होगा, उनके शूज़ क्या होंगे, प्लेयर्स के ऊपर क्या उनका डेटा होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एज, ईच एंड एवरीथिंग के लिए मुझे एक स्कीमा बनाना पड़ेगा। और स्कीमा मैं कहाँ लिखूँगा, माई एसक्यूएल के अंदर लिखूँगा और वो टेबल बेस होगा। टेबल्स को हम क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं, कम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं इसके अंदर और ये बेसिकली सीएमएस या बैंकिंग के जो सिस्टम्स होते हैं उसको बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, रेकमेंड किया जाता है उसको बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके
अलावा एक और डेटाबेस की, तो हमारे पास डेटाबेस है मोंगोडीबी। जी हाँ गाइस, ये वही डेटाबेस है जिसकी बात मैंने पहले की है मन के अंदर और मीन के अंदर, कि सबसे पहले मोंगोडीबी, फिर एक्सप्रेस, फिर रिएक्ट और नोड जेएस अगर आप मन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और अगर आप काम करना चाह रहे हैं मीन के ऊपर तो सबसे पहले मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस और उसके बाद नोड जेएस। मोंगोडीबी बेसिकली क्या है, मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नो रिलेशनल डेटाबेस है। जेसन के अंदर हम इसके ऊपर लैंग्वेजेस लिखते हैं, इसका सारा कोड जेसन के अंदर होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप मोंगोडीबी के अंदर बड़ा अच्छा वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर एक फ्लेक्सिबल स्कीमा दे सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जो देना चाहते हैं जैसे देना चाहते हैं। कोई टेबल की लिमिट नहीं है, किसी चीज़ की लिमिट नहीं आपको मिलेगी इसके अंदर, जबकि आपको एसक्यूएल के अंदर ये लिमिट्स देखने को मिलती हैं। जो उसके अंदर लिखा है आपको उसी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मोंगोडीबी के ऊपर आपको लिए ऐसा नहीं है। आप लोग जैसे चाहते हैं मोंगोडीबी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप लोग जो स्कीमा देना चाहते हैं आप लोग मोंगोडीबी के ऊपर दे सकते हैं। आप लोग मोंगोडीबी को एक टोटली कस्टमाइजेशन के तौर के ऊपर डेटाबेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक प्रॉपर स्कीमा प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना डेटाबेस को पुट कर सकते हैं। ये क्लाउड बेस्ड होता है बेसिकली, और क्लाउड के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है, सिक्योर होता है। ये इस्तेमाल किया जाता है, तेज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू एसक्यूएल की निस्बत, क्योंकि एक फास्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत तेज़ी के साथ वर्क कर रही है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। इसलिए हम आजकल मोंगोडीबी के ऊपर ही जल्दी से वर्क करते हैं। अगर बात करें तो ये मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर भी काम कर सकता है, जबकि अगर बात करते हैं माई एसक्यूएल की, तो माई एसक्यूएल मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर वर्क नहीं करता, वो स्ट्रॉन्गर सर्वर के ऊपर वर्क करता है। जो सर्वर से स्ट्रॉन्ग लगेगा उसके ऊपर वर्क करेगा, उसके ऊपर रिलाई करेगा, जबकि मोंगोडीबी मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर एक साथ वर्क करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब इसी के रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर ये तो हो गई हमारे पास फ्रंट एंड लैंग्वेजेस और बैक एंड लैंग्वेज, लेकिन हम बात कर रहे हैं टोटल वेब डेवलपमेंट की, कि वेब डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है। तो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस और बैक एंड लैंग्वेजेस के ऊपर तो यहाँ तक हमारा डेटाबेस तक सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हमने कवर की, बैक एंड लैंग्वेजेस हमने कवर की। अब अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास सर्वर साइड, और सर्वर साइड के ऊपर हमारे पास आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। जी हाँ गाइस, क्लाउड सर्वर्स हमारे पास आते हैं, और क्लाउड सर्वर के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक नाम आता है AWS का। जी हाँ, अमेज़ोन की वेब सर्विसेज। अगर हम बात करें अमेज़ोन की वेब सर्विसेज, तो अमेज़ोन की वेब सर्विसेज हमें बहुत सारी चीज़ें देती हैं, जैसे कि हमें बना बनाया कंप्यूटर दे देती हैं, बना बनाया CPU देती हैं, बने बनाए सर्वर्स दे देती हैं, बने बनाए हार्ड डिस्क दे देती हैं, और आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी रीजन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को इन सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, और उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। इसी के रिलेटेड हमें पास एक और है अल्टरनेट, और उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अमेजोन रिलेटेड है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दोनों का वर्किंग रिलेटेड चीज़ सेम है। अगर मैं बात करूं इनके अंदर चेंजेस की, तो दोनों में बहुत से चेंजेस हैं। कुछ किस चीज़ों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बेटर है और कुछ चीज़ों के अंदर AWS बेटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हमारे पास आती है डोकर। जी हाँ, डेवॉप्स की बात कर रहा हूं मैं, कि डेवॉप्स जिसके लिए होता क्या है, डेवॉप्स होता है हमारे पास डेवलपर्स और ऑपरेशंस, जिसको हम मिक्सअप करके कहते हैं डेवॉप्स। एक ही टाइम के ऊपर डेवलपर अपना कोड कर रहा होता है, कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन कर रहा होता है वेबसाइट के ऊपर, और उसी टाइम के ऊपर कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट हो रही होती है वेबसाइट की, उसी टाइम के ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय हो रही होती है, और विदाउट एनी लैग के। और डॉकर हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेनराइजेशन है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पूरी वेबसाइट को कंटेनराइज करते हैं, और उसके ऊपर जितने भी हमारे पास इश्यूज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं, ताकि हमारे पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर किसी भी किस्म कोई एरर ना आए। अब मैं बात करता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट की। तो गाइस, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है अगर आपको फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आती है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट, HTML5, उसके अलावा CSS3 अगर आपको आती है, इसके अलावा अगर आपको रिएक्ट फ्रेमवर्क्स आते हैं, एंगुलर हो, रिएक्ट हो, या दोनों हों, तो आप लोग एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। अगर आप बात करें कि अगर आपको एंगुलर आती है, रिएक्ट आती है और Node.js आती है, Node.js आती है, उसके अलावा अगर आपको Express.js आती है, MongoDB आती है, तो या आप उस पाइथन आती है, जावा, .NET, C++, ASP.NET, रूबी ऑन रेल्स,
तो आप लोग एक बैक एंड डेवलपर कहला सकते हैं। आप लोग एक बैक एंड डेवलपर, आपको बैक एंड लैंग्वेजेस आती हैं तो आप एक बैक एंड डेवलपर कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आपको मोंगो डीबी से रिलेटेड आता है, आप लोगों को स्कीमा बनाने आते हैं, आपको डेटाबेस पे वर्क करना आता है, माई एसक्यूएल पे वर्क करना आता है, एसक्यूएल पे वर्क करना आता है, तो आप लोग डेटाबेस इंजीनियर या डेटाबेस के एक सॉफ्टवेयर एडिटर कहलाते हैं, डेटाबेस इंजीनियर्स कहलाएंगे आप। तो वो भी होगा क्लियर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर्स क्या होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स क्या होते हैं, डेटाबेस इंजीनियर्स क्या होते हैं। अगर बात करूँ डेवऑप्स की, तो डेवऑप्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके अलावा AWS, डेवऑप्स के ऊपर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अगर आप लोगों को जेनकिंस का यूज़ करना आता है, YAML का यूज़ करना आता है, और अगर आप लोगों को इसके अलावा डोकर का यूज़ करना आता है, तो आप लोग एक डेवऑप्स इंजीनियर कहलाएंगे। अगर आप लोगों को क्लाउड के ऊपर वर्क करना आता है, AWS के सर्वर्स वगैरह बनाने आती हैं, सर्वर डिप्लॉय करनी आती है, वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर वर्क करना आता है, तो आप लोग एक क्लाउड इंजीनियर कहलाते हैं। अगर बात करूँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की, तो मैंने बताया था कि आप लोग इसके लिए फ्लटर भी यूज़ करते हो, स्विफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग चाहो तो रिएक्ट नेटिव भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो और इनके साथ एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हो, तो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर कहलाते हो, चाहे वो iOS के अंदर हो चाहे वो एंड्रॉयड के अंदर हो। रिएक्ट नेटिव आपको iOS के अंदर भी एक ऑप्शन दे देती है और एंड्रॉयड के अंदर भी ऑप्शन दे देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आपको ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो फिर गाइस आप लोग एक फुल स्टैक डेवलपर्स कहलाते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर्स की सैलरी आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी मिलियंस के अंदर है। आई थिंक मिनिमम जो स्टार्ट होती है, आई थिंक वो अबव 100K एंड समथिंग से स्टार्ट होगी, और इससे सो ऑन आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। आप लोग अगर चाहें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं नेट के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स का रेफरेंस मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जॉब एप्लीकेशन जो हैं वो चल रही हैं, जैसे कि रोज़ी, और इसके अलावा हमारे पास एक वेबसाइट है इंडीड है, ग्लास स्टोर है। उसके अलावा भी हमारे पास कई सारी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इसके ऊपर हमारे पास जॉब रिलेटेड कंटेंट आ रहे होते हैं, पाकिस्तान जॉब्स के नाम से है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप वर्क करें तो इसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन है। अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो हमारे पास फ्रीलांसर है, उसके अलावा हमारे पास अपवर्क है। हम इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होती हैं, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया। और अगर आप बात करें तो जॉब एप्लीकेशन की, तो आप उसके ऊपर जाके देख सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर कि जो हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर्स हैं उनकी क्या सैलरीज़ है पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा अगर आप फ्रंट एंड करते हैं, रिएक्ट के अंदर करते हैं, या आप एक मन स्टैक डेवलपर हैं, तो उनकी क्या सैलरीज़ है पाकिस्तान के अंदर। बैक एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उनकी क्या सैलरीज़ है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप बात करते हैं डेटाबेस इंजीनियर की, तो उनकी क्या सैलरी है, डेवॉप्स की, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर की, इन सब की, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की क्या सैलरी है, ये आप लोग ईजिली वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा एक और मेन इम्पोर्टेंट टारगेट की, और आज की इस वीडियो बनाने के मेन रीज़न की। अगर मैं बात करूं आप लोगों की डिग्री से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप लोगों ने BScs की है, या अगर आप लोग BScs कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, या आप लोग BSIT कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या कर चुके हैं, या आप लोगों ने BSSC की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं गाइस, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो BScs की डिग्री करके जॉबलेस बैठे हैं। और वो क्यों जॉबलेस बैठे हैं? क्योंकि उनको स्किल्स नहीं आते। और अगर आपको स्किल्स नहीं आते तो यकीन माने आप लोगों के लिए ये आईटी का जो एक रोड मैप है, एक आईटी की जो एक पूरी दुनिया है, ये आप लोगों के लिए एक अजाब बन जाएगी। क्योंकि आप लोगों को स्किल नहीं आते, आप लोगों ने अपने 4 साल ज़ाया किए यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप लोगों को काम नहीं आता। मैंने जहाँ तक देखा है कि बच्चा स्क्रैच से सीखता है, अगर वो 4 साल की डिग्री हासिल करके भी निकलता है। जबकि इसी के रिलेटेड मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं इंटर बेस के ऊपर, और लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, और जिनकी डिग्रीज कंप्लीट नहीं है लेकिन उनको स्किल्स आते हैं, और वो एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, वो एक अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन साइट बना सकते हैं, वो क्लाउड के ऊपर अच्छा वर्क कर सकते हैं, वो बैकएंड के ऊपर अच्छा वर्क कर सकते हैं, वो फ्रंट एंड के ऊपर अच्छा वर्क कर सकते हैं, वो डेटाबेस से अच्छा खेल सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लाखों में सैलरी अर्न कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन्होंने अपने 4 साल यूनिवर्सिटी में बर्बाद किए हैं। मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, मेरी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल गाइडेंस समझ लें कि आप लोगों को, अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हैं, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ वक्त अपना इन स्किल्स को देना चाहिए। अगर आप
इस फील्ड को आगे परस्यू करने की सोच रहे हैं। अगर आप वेबसाइट्स के बारे में सोचना चाह रहे हैं, अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बट मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी वर्क करें, ताकि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज के साथ स्किल्स भी आएँ, आप लोगों को स्टडी के साथ आप लोगों को स्किल्स भी आएँ, ताकि जब आप लोग अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके मार्केट में निकलें तो आप लोग बिल्कुल कोड़े कागज़ ना हों, आप लोगों को काम आता हो और आप लोग उन्हें अपने काम से ये चीज़ प्रूव कर सकें कि हमने 4 साल की डिग्री सिर्फ वहाँ के ऊपर डिग्री लेने के लिए, एक कागज़ लेने के लिए नहीं की, हमने स्किल्स लिए हैं और हमने उसको मेंटेन किया है, हमने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया है, हमने अपने स्किल्स को कंप्लीट किया है और अब हम इस कैपेबल हैं कि हम मार्केट के अंदर जॉब लेना चाहते हैं। जबकि इसके कि आप लोग 4 साल की डिग्री हासिल करें, उसके बाद आप लोग स्किल्स सीखें, जिसके लिए आपको फिर 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा। ये लैंग्वेजेस सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा गाइस, आप लोगों को वेबसाइट सीखने के लिए टाइम लगेगा, आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के टाइम लगेगा। किसी को अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो हो सकता है वो आप लोग 1.5 से 2 माह में, 3 माह में सीख सकते हो। अगर आप लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा मिड में आता है तो आप लोगों को 6 माह से 1 साल भी लग सकता है और 1 साल से 2 साल भी लग सकते हैं। और इन लैंग्वेजेस के अंदर एडवांस लेवल पे जाने के लिए आप लोगों को 2 से 3 साल या 4 साल भी रिक्वायर हो सकते हैं। तो इनके ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करने के लिए आप लोगों को टाइम चाहिए और मैं आप लोगों को इसलिए ये ओपिनियन दे रहा हूँ, अब ये गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इन स्किल्स को भी कंटिन्यू करें। इन स्किल्स के रिलेटेड मैं बहुत जल्दी वेबसाइट्स के कि वेबसाइट कैसे बनती हैं और वेबसाइट के ऊपर किस तरह वर्क करते हैं, मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशंस के रिलेटेड सारी डिटेल आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता रहूँगा। HTML के ऊपर आप लोगों को एक डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना दी हुई हैं। CSS के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। इसी के अलावा रिएक्ट के फ्रेमवर्क के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसके अलावा एंगुलर के ऊपर वर्क करूंगा। आप बात करें अगर Node.js के ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो होगी और बहुत जल्द हमारी एक्सप्रेस.js के ऊपर APIs की मदद से हम इन दोनों को आपस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करवाएंगे, इनका फ्रंट एंड टू बैक एंड टू फ्रंट एंड, और एक पूरा आप लोगों को डेटाबेस समझाऊंगा। उसके बाद बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी बहुत जल्द मैं अपनी वीडियोस लॉन्च कर दूंगा। तो कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों के इस चैनल के ऊपर बहुत जल्द बहुत सारी वीडियोस मिल जाएं, ताकि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर होता चला जाए। तो गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ आई तो आप लोग इसके रिलेटेड मुझे, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट के अंदर बता सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक गाइड किया है या कुछ ना कुछ आप लोगों को इसमें से इन्फॉर्मेशन मिली है जो आप लोगों के लिए अच्छी है, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको आके रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इसके अंदर बेनिफिट हो। होप सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।